नाज़रीन, हमारे साथ वजाहत अली ख़ान साहब हैदराबाद से जुड़ चुके हैं, सरगर्म मजलिसी लीडर, साबिक़ कारपोरेटर और सियासी तज़कियाकार। वजाहत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वजाहत साहब, आज हम तेलंगाना के मुसलमानों की पसमानदगी, वजूहात और फिर इसके साथ साथ जो आज इजलास मुनक़्क़िद हुआ और फिर इसमें जो करारदाद मंजूर की गई, तो उसके खदोखाल ज़रूर जानना चाहेंगे और इस हवाले से देखना ज़रूर चाहेंगे कि स्ट्रक्चर कमेटी की एक रिपोर्ट थी। अब इसके बाद जो तेलंगाना की अगर हम रियासती सतह पर देखें तो आज का जो इजलास था वो उसकी अहमियत और वाक़तन इसके मक़ासद क्या थे, ये भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे। और फिर इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम असम्बली का, चूँकि सेशन शुरू हुआ है, तो आज शकील साहब से भी मैंने वही सवाल किया कि आज जो मुद्दे उठाए गए, जिन मुद्दों को उठाया गया और हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाई गई, तो इस हवाले से भी ज़रूर जो है हम देखना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले असम्बली के हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि वाकई क्या ऐसे मामलात हैं और क्या कुछ वो चीज़ें हैं, बिलखुसूस अगर हम पुराने शहर के हवाले से अगर बात करें तो क्या कुछ चीज़ें रहीं जो आज हुकूमत के सामने लाई गई हैं। जी वजाहत साहब। जी बिल्कुल सही है। असम्बली का सेशन एक ऐसे वक्त में आगाज़ हुआ है जहां पर तेलंगाना में एक इसराब की कैफियत पाई जा रही है। एक तरफ अपोजिशन जमातें हुकूमत की पॉलिसियों और उसके ऐलानात वगैरह के खिलाफ एहतजाज बुलंद कर रही हैं और मुत्तहिद हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अक़ीदतों के मसाइल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मसाजिद के मसाइल है, सेक्रेटरीट का मसला है, खाना की मस्जिद है और दीगर मसाजिद आशुरखाना वगैरह का मसला भी मुसलमानों में एक वो मौज़ूए उन्वान बना हुआ है और एहतजाज का बाज़ बन रहा है। उसके अलावा जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खासतौर पर केसीआर साहब की जानिब से जो वादे किए गए थे 12% रिजर्वेशन का मसला है, और खासतौर पर पुराने शहर की तरक्की के लिए जो 6 बरस से कॉरपोरेटर्स को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई बजट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से पुराने शहर में कई मसाइल हो रहे हैं। आज बारिश की, चंद घंटों की बारिश की बात, आप पुराने शहर के हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से याकूतपुरे के अंदर, बहादुरपुरे के अंदर, चार मीनार के अंदर, कारवान के अंदर, मलकपेट के अंदर जो सड़कों की हालत हुई है, जो घरों में पानी आ रहा है, जो नालों में पानी बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, जो लोग परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं। ये डिसल्टिंग ऑफ नालाज, वेडिंग ऑफ नालाज, फॉर्मेशन ऑफ रोड्स वगैरह, क्लिंचिंग ऑफ मेन होल्स नहीं होने की वजह से इसके प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो बहादुरपुरे का ब्रिज पेंडिंग है बजट की वजह से या अहदेदारों की ताख़ीर की वजह से, उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये अहम मसाइल है जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ऐवान असम्बली में हर बार उठाते रहे, चाहे वह हुजाजतों का मसला हो, उर्दू का मसला हो, या दीगर मुसलमानों के इदारों का मसला हो, या पुराने शहर की तरक्की, या मेट्रो रेल का मसला हो, या उस्मानिया दवाखाने की रेनोवेशन का मसला हो, या मुसलमानों की प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स का मसला हो, या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से लोन्स का इशू हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप का मसला हो, या डायरेक्ट लोनिंग का मसला हो। ये तमाम मसाइल को कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से उठाती है। न सिर्फ हैदराबाद, पुराना शहर, बल्कि तेलंगाना के अजला वगैरह के भी जो मसाइल होते हैं वो बराबर ऐवान असम्बली में हुकूमत के सामने पेश करती है। जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा इसके साथ साथ, मतलब क्या उम्मीद हम कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से जो मुख्तलिफ कोर इशूज़ में, जिस तरह से शकील साहब ने भी अभी उनका जिक्र किया, आपने भी किया, इन चीज़ों को उठाया गया, लेकिन जो हुकूमत का एक अप्रोच होता है, एक जो तवज्जो देना होता है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर नोट ले, क्योंकि हुकूमत ये ना भूलें कि तेलंगाना सिर्फ तेलंगाना के एजुकेशन या TRS की वजह से नहीं बना है, बल्कि इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं और इनका बहुत बड़ा दखल रहा है। कई तेलंगाना के लिए मुसलमान भी गिरफ्तार हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन्हें एहतजाज किया है और आज उनका साथ दिया है। और कुल वजह से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत बड़ा एहसान है तेलंगाना में TRS गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि रियासत से लेकर मरकज तक तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए मुखालिफत होती रही है और हुकूमत KCR के बनाने में भी रुकावटें हुई हैं, जिसका खुद एतराफ़ KCR साहब ने एक बार जलसे में भी कहा था कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने सही वक्त पर मुझे मशवरा देकर मेरी हुकूमत को बचाया है। और कई बार भी हुकूमत मसाइल में घिरती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर तायद कर कर उसको मशवरे देती है और ताउन करती है। तो उसे भी चाहिए कि वो मुसलमानों के जो अहम अहमियती मसाइल हैं उसको बिल्कुल हल करें और उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें और वादे की तकमील करें। देखिए, आज जो
इजलास मुनक़द हुआ है जी मुस्लिम्स इन तेलंगाना एंड पॉवर्टी एंड अदर चैलेंजेस, जी जो रेड रोज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से प्रोग्राम मुनक़द हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब काबिल मुबारकबाद है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में तूफ़ानी दौरों में रहकर आए हैं जी और उस वक्त ऐसे हिस्सा हालात के वक्त, संगीन हालात के वक्त, जबकि एक तरफ वो इलेक्शन के सामना है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी रियासत है मुल्क की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, जहाँ 100 उम्मीदवार ठहराने और सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तो वहाँ वो मसरूफ़ हैं और यहाँ रियासत तेलंगाना में असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और मसाइल का अंबार है। इसके दरमियान में उन्होंने जो इजलास रखा है वो काबिल मुबारकबाद है और इजलास कामयाब भी रहा है। देखिए, यही जिस तरह 2005 में यूपीए ने डॉक्टर मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जस्टिस राजेंद्र कमेटी का क़याम अमल में लाया था ताकि मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी हालात, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया को मालूम किया जाए। जी इसी तर्ज पर यहाँ पर तेलंगाना के अंदर जी सुधीर कमीशन कायम किया गया था 2016 में ताकि मुसलमानों की यही सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन को बताया जाए। इस पर 403 सफ़े की रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की गई, सजेशंस एंड सॉल्यूशंस भी पेश किए गए और इसमें जो है खासतौर पर यह बताया गया है कि 8.5% मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इतने गुर्बत से 5% मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि रियासत तेलंगाना की आबादी 3.51 करोड़ है, नियरली अबाउट 4 करोड़ और मुस्लिम्स 12.68% है, यानी 44.64 लाख, अप्रोक्सीमेट 45 लाख समझिए। इसके बावजूद भी मुसलमानों में ये गुर्बत सतह से कम होती जा रही है। मुस्लिम लिटरेसी रेट, तालीम याफ्ता लोग हैं, वो सिर्फ 70% है और ओबीसी लिटरेसी रेट 74%, जनरल हिंदूज रेट 86%। तो मुसलमानों का लिटरेसी रेट इसमें बहुत कम है और फिर मुस्लिम मेल्स का जो ड्रॉप आउट है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और मुस्लिम फीमेल ड्रॉप रेट है वो 82.3% है कि खवातीन और लड़कियां स्कूल्स में और मदरसे कॉलेजेस में ड्रॉप आउट हो रही हैं। माशी परेशानियों की वजह से, गैर तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बहुत सारी वजूहात हैं और इसका नॉन कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रही है मुस्लिम एजुकेशनल में। तो मुस्लिम वुमेन ड्रॉप आउट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन ए लार्ज स्केल, ये रिपोर्ट पेश की है सुधीर कमीशन ने। फिर इसके अलावा मुस्लिम खवातीन की अक्सरियत घरेलू सनत में है, जैसे जिंदगी गुजारने के लिए, रोजगार के लिए चिड़ियाँ बनाती हैं, कैंडल्स बनाती हैं, मोमबत्तियाँ बनाती हैं, क्राफ्ट का काम करती है, टेलरिंग का काम करती हैं और बीड़ियाँ बनाती हैं, सेफ्टी पिन्स बनाती है, मोमबत्तियाँ बनाती हैं। इस तरह छोटे छोटे कारखानों के अंदर डेली वेजेस पे खवातीन काम कर रही हैं। मुस्लिम खवातीन की अक्सरियत प्रोफेशनल्स में नहीं है, टेक्नीशियंस में नहीं है, आर्किटेक्ट्स में नहीं है, जर्नलिस्टों में नहीं है, एजुकेशनिस्ट नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है, प्रोफेसर स्कॉलर्स नहीं है। ये बहुत बड़ा सानिया है मुस्लिम कौम के लिए, जबकि अदर कम्युनिटीज अदर देन मुस्लिम 50% ऑफ मुस्लिम लेडीज सीकिंग प्रिजर्वेशन फॉर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बट मुसलमानों के ताल्लुक से ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस पे सितमजरबी ये है कि इनको हेल्थ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जो मेडिकल एड्स इनको देना चाहिए वो भी नहीं है। देखिए, आप प्रेग्नेंट लेडीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, दवाखानों में सुविधाएं नहीं है, बेटर न्यूट्रिशनल लेवल्स नहीं है इनके पास। इसकी वजह से अक्सरियत मुस्लिम प्रेग्नेंट लेडीज में एनीमिया हो रहा है। एनीमिया अमंग प्रेग्नेंट लेडीज इज हायर देन मुस्लिम्स एज कम्पेयर टू अदर्स। मुस्लिम्स में 66% लेडीज एनीमिया का शिकार है, हिंदूज में 62%, क्रिश्चियंस में 49.6% है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज के सबसे पहला काम ये होता है कि वो सबसे पहले चर्च के बाद दवाखाने खोलते हैं और मेडिकल हेल्थ बिला मजहब और मिल्लत को फराहम करते हैं, तो उनमें कम है रेट, बल्कि मुसलमान खवातीन में ये ज्यादा है। ये और इसके अलावा ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस मुसलमानों में ज्यादा है। एक तरफ ये चर्चा किया जाता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इनका पॉपुलेशन बढ़ा है, जबकि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आर अडॉप्टेड बाय मुस्लिम्स वुमेन एज कंपेयर टू अदर्स। जैसे कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन में हमल साखत है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करना है, ये जो चीजें हैं मुस्लिम कम्युनिटी में खवातीन में ज्यादा पाई जा रही है। एक सवाल ये मैं वजाद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि चाहे बल्दी इंतखाबात के मौके पर जो वादे किए गए थे, आज जो TRS सरकार है, या फिर हम असम्बली इंतखाबात के मौके पर जो वादे किए गए थे, चाहे रोज़गार के हवाले से, रोज़गार भत्ते के हवाले से, या फिर दीगर जितने भी वादे हुए थे, तो उसकी तकमील
क्या हुई, एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी रियासत जो मतलब इसका रेवेन्यू अगर देखें हम इस सरकार से पहले मतलब सरप्लस में हुआ करते थे, लेकिन आज मकरूज़ हो गए हैं। तो अब जो ओवरऑल सिचुएशन है जिसको संभालने की ज़रूरत है, और बहुत सारी शिकायत यहाँ पर ये हैं कि मतलब किसी को शादी मुबारक के पैसे मिल नहीं पा रहे जो शुरू में मिला कर रहे थे, मतलब आज ताख़ीर हो रही है, ये शिकायतें हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से शिकायतें हैं, और इसके साथ साथ हम देखें जो वज़ाइफ आते हैं उसमें भी लोगों की जानिब से ख़ुद हमको शिकायत मिलती हैं। तो अब इसके साथ अब ये जो रिपोर्ट बड़ी मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ जो तैयार की गई और बताया जा रहा है एक कम्युनिटी के हवाले से, जिस कम्युनिटी के हवाले से मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि एक किस तरह का मिजाज, किस तरह का माहौल बना दिया गया है, सरकारी सतह पर भी, अवामी सतह पर भी। तो एक तेलंगाना में ये जो कोशिश की गई है, इस हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं मतलब टीआरएस सरकार से, और टीआरएस सरकार के जो वादे पहले ही से किए गए थे उसमें कितना वो वफा किए हैं उन्होंने, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? और इसकी खामियां, ये जो खामियां हुई हैं, मैं वजाहत साहब ये भी जानना चाहूँगा कि क्या रही हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे सबक लेने की ज़रूरत है ख़ुद तेलंगाना सरकार को? देखिए, न सिर्फ तेलंगाना सरकार बल्कि 37 बरस आंध्र प्रदेश मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार भी रही, इसने भी मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया। चाहे वो रियासती हुकूमतें हो या मरकजी हुकूमतें हो, मुल्क के अंदर हमारे साथ यही सानिया होता रहा है। वादे होते रहे हैं और तयख़ुनात देते गए हैं, लेकिन उस पर अमलावरी नहीं हुई, बल्कि हम सतह गुर्बत से गिरते ही जा रहे हैं। तालीम में, माशी तौर पर, सियासी तौर पर हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। जहाँ तक टीआरएस गवर्नमेंट ने जो बल्दी इंतखाबात में वादे किए थे, ऐवान असम्बली में असम्बली इंतखाबात में वादे किए थे, उसकी तकमील में उसकी नीयत साफ़ नहीं है और वो संजीदा नहीं है। देखिए, जहाँ बजट की बात की जाती है, फाइनेंस की कमी है, वहाँ पर जहाँ इंतखाबात बाई इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो दोबाग का इलेक्शन हो, नागार्जुना का इलेक्शन हो या फिर आपका हुजूराबाद का इलेक्शन हो, इन इंतखाबात के अंदर करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए हुकूमत के पास पैसे आ जाते हैं। हुकूमत और गैर ज़रूरी प्रोग्राम करने के लिए करोड़ों रुपये आ जाते हैं। सिटी में, आउट स्ट्रीट्स में, पेरिफेरल एरियाज में डेवलपमेंट्स करने के लिए करोड़ा बजट आ जाता है, और ब्रिजेस बनाने के लिए केटीआर साहब के पास करोड़ा रुपये आते हैं। पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टैंकबंड के लिए पैसे आ जाते हैं। लेकिन जी पैसा कहाँ नहीं आता? मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में नहीं आता, मुस्लिम के सेटलमेंट स्किल्स के इदारे को डेवलप करने के लिए नहीं आता, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरक्याती तामीराती काम के लिए पैसा नहीं आता, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं आता, ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं आता। मुसलमानों में आरोग्यश्री के लिए सीएमआरएफ में जो मुसलमानों को हर एमएलए हमारे लेटर्स देते हैं दारुसलाम में, जहाँ 1,20,000 की बिल होती है, वहाँ 19,000 रुपये दिया जाता है। 50%, 25% अमाउंट भी नहीं दिया जाता मुस्लिम अक़लियत को। तो ये सिर्फ बहाने मुसलमानों के लिए है, ये दूसरे कामों के लिए, दूसरे स्कीम्स के लिए, दूसरे तबकात के लिए नहीं है। जैसे कमेटी ने अभी रिकमेंड किया है, जैसे दलित बंधु को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उसी में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। अगर आप संजीदा है मुसलमानों की गुर्बत को, तालीम को माशी तौर पर इस्तेकाम करना चाहते हैं, तो उसमें शामिल कर सकते हैं आप। इस किस्म के प्रपोजल जो कम्युनिटी दी है उस पर आप अमलावरी कीजिए। जैसे मुसलमान 5.5% जाती घरों में रहते हैं, जबकि आबादी के तनासुब से उनको 8.8% उनको होना चाहिए। आप उसमें 2 BHK में आप कितने मकानात मुसलमानों को देते हैं? आप नहीं देते हैं, बल्कि सेक्रेटरिएट के लिए, सिर्फ वास्तव के लिए, अपने मजहबी चीज़ के लिए, अपनी अना के लिए आपको अच्छी खासी इमारत को छोड़कर करोड़ों रुपये खर्च करके दूसरी इमारत बनाने के टीआरएस गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है। आपके पास व्यक्ति भवन बनाने के लिए रहता है, वाहनम करने के लिए होता है, जिसमें खुद गवर्नर साहब बनफ़्से नफीस बड़े इत्तेखाद के साथ शिरकत करते हैं। पैसा कहाँ नहीं रहता है? अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए नहीं रहता है, कॉरपोरेशन को देने के लिए नहीं रहता है, मुस्लिम स्कीम्स को देने के लिए नहीं रहता है। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। ये तेलंगाना हुकूमत को रवैया तब्दील करना चाहिए और उसको संजीदगी से जो वादे किए हैं उसको पूरा करना चाहिए। आज हमारे स्कूल के उर्दू मीडियम स्कूल्स की कितनी बुरी हालत है, आप देखिए। आप स्कूल्स में बिल्डिंग नहीं है, जाती स्कूल्स मर्ज हो रहे हैं। गर्ल्स स्कूल के अंदर टॉयलेट्स नहीं है, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट इसीलिए बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंचेस नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूल में लाइट और फैंस नहीं है, इनको किसी किस्म की सहूलत नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। बच्चियां पोस्ट ग्रेजुएट बड़ी मेहनत से पहुंचती है, एमफिल और पीएचडी करते हैं यूनिवर्सिटीज में से, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। तो अकबरुद्दीन साहब ने जैसे नैक नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल रखा था और अपने हल्के चंदांगुट्टा बाबा नगर में क़याम किया था, उस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको कायम करना चाहिए। आशा वर्कर को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स को बढ़ाना चाहिए, आपको लेडीज और गर्ल्स को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए इसके अंदर। लेकिन हुकूमत इन तमाम चीज़ों के लिए
संजीदा नहीं है। इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है। जहाँ पर देखिए मुसलमानों में ये जो 43 मुस्लिम्स जो है रेंटेड हाउसेज में किराए के घरों में हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन फीलिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। मुसलमानों में एक मेडिकल रिपोर्ट है कि हाई बीपी और शुगर इनके अंदर ज्यादा पाया जा रहा है। और 61 जो नॉन मुस्लिम्स है वो रेगुलर एम्प्लॉयड है, जबकि 26.5% मुस्लिम्स वर्किंग एज ए कैजुअल लेबर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, एक छोटे डेली वेजेस पे काम करते हैं मुसलमान। एम्प्लॉयमेंट में हमारा क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जो पहला 2014 के बाद कायम हुआ था, उसमें एक मुस्लिम रुकन को रखा गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई खातर का फायदा नहीं पहुंचा। इस बार तो वो भी नहीं रखा गया, उसमें भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो अपॉइंटमेंट जहाँ हो रहे हैं वहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, वाइस चांसलर्स हो, डॉक्टर्स हो, मेडिकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है हमारा तनासुब, बताइए आप। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको बैंक से लोन नहीं दिया जाता, फंडिंग नहीं की जाती, स्कीम्स नहीं जाता, मुसलमान कैसा अपलिफ्ट होगा आप बताइए। वजाहत साहब आप भी क्या कहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए, कम से कम जो पहले हो गया सो हो गया, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, जैसा कि जी सुधीर कमेटी ने जो कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कायम करना चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी। इसको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह के लिए। और दूसरा जो है द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडेक्स, और ये भी सच्चर कमेटी के तहत ही इसको भी रिकमेंड किया गया था 2014 के अंदर। फिर इसके अलावा ऐसे मुस्लिम अहदेदारों को आला तालीम याफ्ता जो IPS IAS ऑफिसर्स हैं, संजीदा हैं, जो हुकूमत की गुलामी ना करें बल्कि सही तौर पर मुसलमानों और अक़लियतों से दर्द रखते हों, मुल्लत का, ऐसे लोगों को रखें। आप देखिए, ये जो अर्बन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ, इसमें रच्चाकुंडा के कमिश्नर महज भागवत साहब ने 131 तलबा की मदद की है, कोचिंग देकर उनको कामयाब करवाया है। जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने UPSC को फ्री कोचिंग तेलंगाना रखा, जिसमें AK खान साहब रिटायर्ड IPS ऑफिसर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, इसके अंदर उमर जलील साहब है, कमिश्नर ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हैं, शफीउल्लाह साहब है, ऐसे कई मुस्लिम आला अहदेदार हैं। ये लोग मुसलमानों के लिए क्या मदद कर रहे हैं, कितने बच्चे मुंतखब होकर आए हैं, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। एक अच्छे अहदेदारों को, संजीदा लोगों को इसमें रखना चाहिए, हुकूमत संजीदा है, और अपने वादों की तकमील करना चाहिए, और इस किस्म से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने इक़दाम उठाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब।